आपका स्वागत है जेबी के गुरुकुल में। दोस्तों, आज मैं आपको +2 क्लास के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। और इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको सिर्फ इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आने वाले लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। दोस्तों, ये 12th क्लास के एनसीईआरटी का मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। तो दोस्तों, आज मैं इसका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, ताकि इस चैप्टर को आप इजी वे में समझ सके। तो दोस्तों, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि एक सेट होता है हमारा। दोस्तों, एक सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा कलेक्शन जिसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसी को हम एक सेट कह देते हैं। जैसे कि, और दोस्तों, अगर इसके हम सेट की रिप्रेजेंटेशन देखें तो सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से इस ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। इस ब्रैकेट को दोस्तों हम मझला ब्रैकेट के नाम से जानते हैं दोस्तों। और सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का हम यूज़ करते हैं, ABC। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ये बताने से पहले कि सेट के टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। तो दोस्तों, सेट के रिप्रेजेंटेशन के 2 तरीके होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दोस्तों 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है दोस्तों रोस्टर फॉर्म, और इसका दोस्तों एक नाम और है टेबुलर फॉर्म। दोस्तों, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, इस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर उस सारे एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को शो किया जाता है। यानी कि हम उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट बनाते हैं इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर। जैसे कि एक सेट है हमारे पास A, अगर मैं इसके अंदर लेता हूँ 1, 2, 3, तो मैं जैसा कि आपको बताया था कि इन ब्रैकेट्स के द्वारा हम एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखे होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कह देते हैं या एंट्रीज बोल देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेट है A, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना, उनको हमने शो कर रखा है, लिस्ट दिखा रखी है उनकी कि ये एलिमेंट्स हैं। तो इस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोल देते हैं। ये फॉर्म हम इस फॉर्म के अंदर हम जब यूज़ करते हैं इस फॉर्म को, तब जब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं लिमिटेड हों, या कि कुछ हों, जैसे 5 हों, 4 हों, तब हम इस फॉर्म का यूज करेंगे। दूसरा जो मेथड है रिप्रेजेंट करने का, उसको बोलते हैं दोस्तों हम सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों, इस फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट्स को ना दिखाकर उनकी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। यानी कि हम इसको फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर हम एलिमेंट्स को ना शो करके उनकी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक सेट दिखाना चाहूँ आपको कि x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 2 डॉट्स होती हैं दोस्तों, इनको हम सच दैट बोलते हैं, सच दैट। तो ए
जो हमारा सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनको हम x की जगह पे कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन वो कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो आप देख सकते हैं एक सेट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और एक सेट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। फर्क क्या है इन दोनों में? अंतर ये है कि यहाँ पर तो मैंने एलिमेंट्स को शो किया है और यहाँ पर एलिमेंट को शो ना करके उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, नेचुरल। अगर मैं इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स हमें वो नंबर लेना है जो नेचुरल नंबर हो। और नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं दोस्तों, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं दोस्तों, एन नंबर्स। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि एक सेट को दिखाने के, डिनोट करने के या रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा नाम इसका टेबुलर फॉर्म होता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, उन सारे एलिमेंट्स को या एंट्रीज को शो करते हैं। और जो दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर हम उन एलिमेंट्स को शो ना करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। क्योंकि और ये जो तरीका है इसको हम दोस्तों तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा दे रखी हो। जैसे कि अब मुझे पता नहीं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेट के बारे में आपको एक नॉलेज और होना चाहिए कि एक कार्डिनल नंबर होता है सेट का, कार्डिनल नंबर। तो चलिए कार्डिनल नंबर सीखते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। दोस्तों ये कार्डिनल नंबर क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सपोज करो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3। तो दोस्तों कार्डिनल नंबर कुछ नहीं होता, इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके काउंटिंग को ही कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इनकी काउंटिंग करने पर 3 आ रहा है, तो इट मीन्स इस सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा वो 3 होगा। और उसको लिखते कैसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसका मतलब है सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक सेट दे रखा है 4 5 6 7, तो दोस्तों इसके अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट क्या होता है, कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगला जो आपको पॉइंट पता होना चाहिए, सब सेट के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सब सेट, तो दोस्तों एक सब सेट क्या होता है, तो दोस्तों सब सेट क्या होता है, सपोज करो दोस्तों हमें एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेट और दे रखा है, इसके अंदर रखे हैं 1 2 4। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट ए के अंदर हैं। आपको दिख रहा होगा 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट के अंदर दिए हुए हैं। इसका मतलब कि जो बी सेट है वो ए में से ही निकला है, तो इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, सब सेट कहेंगे इस सेट का। यानी कि जो हमारा बी सेट है ना वो एक सेट, सब सेट है। बी इज ए सेट, बी इज ए सब सेट ऑफ सेट ए। इसका मतलब जो B है हमारा वो सेट A का एक सबसेट है। और इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है दोस्तों, कि B सबसेट है A का, इस सिंबल को बोलते हैं B सबसेट है A का। B इज ए सबसेट ऑफ A। इसका मतलब ये है कि B के सारे एलिमेंट A के अंदर होने चाहिए, और जैसा कि आप देख सकते हो। अच्छा दोस्तों, एक होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो दोस्तों एक सबसेट और एक प्रॉपर सबसेट, इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, आप यहां देख सकते हो। प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या है कि बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं,
तो इसका मतलब B सबसेट है इसका। लेकिन अगर B के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, ये इसके सारे एलिमेंट तो इसके अंदर है ही सारे के सारे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी इसके अंदर हैं, अगर ऐसा है तो इस सेट तो बी जो सेट है हमारा एक प्रॉपर सबसेट होगा ए का। और प्रॉपर सबसेट के लिए हम क्या सिंबल लगाते हैं, ये वाला। बस ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रिमूव कर देते हैं दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों इन दोनों का आपको मीन पता होना चाहिए। इसका मतलब तो है बी सबसेट है ए का। अगर केवल सबसेट है तो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं, और जैसे कि अगर मैं कह दूं 1 to 4 है तो इसके अंदर केवल अगर 1 to 4 होता तब हम कह देते कि बी सबसेट है ए का। लेकिन अगर ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट तो हैं ही, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, तब हम कहेंगे कि जो बी है वो एक प्रॉपर सबसेट है ए का। यानी कि अगर हम इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब यह है कि B के सारे एलिमेंट A के अंदर हैं और A के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं जो B के अंदर नहीं है, तब हम बोलेंगे उसको प्रॉपर सबसेट। तो दोस्तों आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कार्डिनल नंबर क्या होता है दोस्तों, एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स दे रखे होते हैं वो उसका कार्डिनल नंबर होता है। और सबसेट क्या होता है कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में दिए हों तो वो जो सेट होता है वो दूसरे दिए हुए सेट का एक सबसेट होता है, और उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। और एक प्रॉपर सबसेट क्या होता है दोस्तों, कि अगर उस बी मतलब जो सबसेट है अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, जैसा कि आप देख सकते हो 1 to 4 के अलावा भी इसमें 3 है 6 है, तो ये हमारा एक प्रॉपर सबसेट भी है और सबसेट भी है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। तो दोस्तों आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इस पॉइंट का आपका यूज प्रोबेबिलिटी, जब भी आप प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी इसका बहुत बार यूज होगा। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों यूनियन कैसे निकालते हैं, दो सेट का यूनियन ऑफ टू सेट्स। और एक बताऊंगा दोस्तों मैं आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दोस्तों यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो सपोज करो दोस्तों मैं आपको इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो दोस्तों हमारा एक सेट दे रखा है 1 2 3, एक दूसरा सेट दे रखा है 4 5, और हमसे पूछा गया कि इन दोनों सेट का यूनियन निकालिए। तो दोस्तों ए यूनियन बी, दोस्तों यूनियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है ए यूनियन बी। दोस्तों इसके अंदर एक एलिमेंट और लेते हैं 1। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो यूनियन का मतलब क्या होता है, इसके भी सारे एलिमेंट आएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट आएंगे, बस उन एलिमेंट को हम एक ही बार लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। जैसे कि इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो इसको 2 बार ना लिख के सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 नहीं तो 2 भी आ जाएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सेट ए के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, सेट बी के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, और जो कॉमन पॉइंट था उसको सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है। अच्छा दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। कहने का मतलब आप ये सेट और अगर मैं इसी सेट को इस तरीके से लिख दूं 2 1 3, तो ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स है ना वो सेम होने चाहिए, ना कि उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो इसका और इसका दोनों का मतलब एक ही है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सिखाया कि दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यूनियन में क्या करते हैं, सेट ए और सेट बी इन दोनों के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, बस उन एलिमेंट को एक बार लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अच्छा दोस्तों अगर इन्हीं दोनों सेट का इंटरसेक्शन पूछा जाता तो दोस्तों इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। अगर हम इस यू का उल्टा कर देते हैं तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर दो चीज इंटरसेक्ट करें, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। तो दोस्तों इन दोनों सेट के अंदर जो भी आपको एलिमेंट सेम दिखाई दें
कॉमन दिखाई दे, वही हमारा इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो इधर हमारा एक एलिमेंट आ जाएगा 1 और यहाँ पे और कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 1। तो इसका मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ओनली 1। तो दोस्तों आई होप आपको यूनियन और इंटरसेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। यूनियन के अंदर क्या आता है, दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं या जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको सिर्फ एक बार लिखा जाता है। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लेते हैं, सभी को नहीं लेते, सिर्फ कॉमन पॉइंट को लेते हैं। तो वही हमारा दोस्तों क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो दोस्तों आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं और इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन है। तो मैं आपको बता दूं जो रिलेशन है, रिलेशन की जो डिस्कवरी की थी दोस्तों एक कार्टेशियन नाम के मैथमेटिशियन हुए थे, कार्टेशियन, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी रिलेशन की, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह देते हैं। तो पहले दोस्तों रिलेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट एक्सरसाइज को समझने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं जो फर्स्ट एक्सरसाइज है रिलेशन फंक्शन की वो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, लेकिन वो आपको ईजी तब लगेगी जब आपको ये सारी की सारी टर्म्स पता हों। तो दोस्तों आप आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है, समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर ऐसी वीडियोज़ मिलें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्टार्ट कराते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सॉरी दोस्तों वो माइक का केबल उसमें आ गई। तो दोस्तों मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना बहुत ही ईजी है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक दो सेट ले लेते हैं। सपोज करो एक सेट दे रखा है 1 2 3, एक सेट दे रखा है 4, 5। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम आपको क्या सिखाऊंगा कि आप दो सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, एक तरफ सेट ए लिख दो, एक तरफ सेट बी लिख दीजिए। अब इसके अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, सेट बी के अंदर लिख दो 4 और 5। तो दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट से, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। मेरे कहने का मतलब ये है सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के हर एलिमेंट के साथ एक कनेक्शन ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इसका रिलेशन 4 के साथ, इसी का रिलेशन 5 के साथ। अगर कोई और एलिमेंट होता तो इसका रिलेशन उसके साथ भी होता। तो हर एक का सब के साथ, ऐसे अगर मैं इस 2 को लेता हूं तो 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, ऐसे ही 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। तो दोस्तों इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कह देते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका है दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखेंगे क्रॉस का साइन लगा के, ए क्रॉस बी। इसका मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम क्या क्या मैच कर रहे हैं, 1 के साथ 4 का कनेक्शन बन रहा है, 1, 4 हो जाएगा। 1 के साथ 5 का कनेक्शन बन रहा है, 1, 5 हो जाएगा। सिमिलरली 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। तो दोस्तों यही जो एक सेट बन के आया है, दोस्तों ये एक सेट ही है, लेकिन अगर सेट इस तरीके से लिखा हो तो हम इनको बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एलिमेंट्स या एंट्रीज। पर लेकिन
अगर इस तरीके से लिखे हों, ये एक पेयर बन गया, इसलिए इनको हम ना तो एलिमेंट्स बोलेंगे ना एंट्रीज, इनको बोलेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर्स। तो दोस्तों इनको हम ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। तो दोस्तों यही हमारा क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो इस तरीके से निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका सिखाया मैंने आपको। जो भी दो सेट दे रखे होते हैं, दो सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद सेट ए के एलिमेंट को लिखिए, फिर सेट बी के एलिमेंट को लिखिए, इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट का कनेक्शन दिखा दीजिए ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी के साथ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यही हमारा जो बन के आता है दोस्तों, इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए, ये जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम इमेज बोल देते हैं, इमेज। ये मैं वैसे आपको आगे बताऊंगा तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, इनको हम जो सेकंड एलिमेंट हैं इनको हम इमेज बोलते हैं, और जो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, इनको हम दोस्तों प्री इमेज बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो बी सेट है इनके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम दोस्तों इमेजेस बोलते हैं, और इनको हम सभी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्री इमेजेस। अच्छा तो दोस्तों आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि हम आगे और आपके लिए अच्छे से मेहनत कर सकें। दोस्तों अब मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ रिलेशन के बारे में, कि रिलेशन क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही रिलेशन एंड फंक्शन है। तो दोस्तों एक रिलेशन क्या होता है, दोस्तों एक रिलेशन को समझने के लिए हमें आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए था, वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब एक रिलेशन क्या होता है दोस्तों, मैं इसको भी समझाने के लिए आपको क्या करूँगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकालूंगा। तो दोस्तों पहले हम दो सेट ले लेते हैं, 1 2 3, एक दूसरा सेट ले लेते हैं A, B, C। दोस्तों मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सिखाया था। दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक तरफ सेट A को लिखेंगे, एक तरफ सेट B को। इधर हम सेट A के एलिमेंट्स को लिखेंगे, इधर सेट B के एलिमेंट्स को लिखेंगे, और हर एलिमेंट के साथ एक कनेक्शन बना देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम A क्रॉस B, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा दोस्तों, 1, A, 1, B, 1, C। सिमिलरली 2, A, 2, B, 2, C, 3, A, 3, B, 3, C। तो दोस्तों हमने आपको अभी इससे पहले भी पॉइंट में भी यही सिखाया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिलेशन क्या होता है। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, रिलेशन कुछ नहीं होता, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, इसी का एक सबसेट होता है रिलेशन। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसी में से हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर को लेके, मैंने आपको बताया था इनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जो दूसरा एलिमेंट होता है उनको इमेज बोलते हैं, और जो पहला एलिमेंट होता है उनको प्री इमेज बोलते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को निकालकर एक दूसरा सेट बना दें तो उस सेट को ही हम एक रिलेशन बोल देते हैं। कि मेरे कहने का मतलब ये है, सपोज करो मैंने एक रिलेशन बना दिया, यहाँ पे इनमें से कुछ एलिमेंट्स ले लिए, ऑर्डर्ड पेयर ले लिए मैंने, 1, A, 1, B, 3, A, 3, B। सपोज करो दोस्तों एक हमारे पास कोई सेट ही तो दे रखा है, ये मैंने बताया था आपको, ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक सेट का होता है, इसके अंदर जो भी लिखे होते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर प्रेजेंट हैं, आपको दिख रहे होंगे, 1, A, 1, B, 3, A, 3, B। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि इसके सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर हैं, तो इसका मतलब ये जो सेट है इस सेट का एक सबसेट कहलाएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट हों और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हों, तो ऑर्डर्ड पेयर हो या एलिमेंट हो, तो उसको हम प्रॉपर सबसेट भी कह देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसके ये जो सेट है एक सबसेट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि हम अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखते हैं, R इज ए सबसेट ऑफ
ए क्रॉस बी। यहाँ से इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के आती है कि एक रिलेशन क्या होता है। एक रिलेशन सबसेट होता है दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B and relation is from A to B। यानी कि जो हमारा रिलेशन है ना वो A to B है। अगर हमारा R कोई रिलेशन है A to B, तो जो रिलेशन है ना हमारा ये हमेशा एक सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किस का, सेट ए और सेट बी। यानी कि सेट ए और सेट बी का जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी का एक सबसेट होता है हमारा रिलेशन। तो दोस्तों यहाँ से हमने रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि एक रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज को, जो हमारे इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसको समझने के लिए आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन में आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। दोस्तों अगर आपको कभी भी, अगर मैं आपके सामने इस तरीके से लिख दूं ए आर रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ये है ए इज रिलेटेड टू बी। इसको हम कैसे रीड करेंगे दोस्तों, ए इज रिलेटेड टू बी। या फिर हम बोल सकते हैं इसको, अगर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ए, अगर इसको हम क्रॉस कर दें तो इसका मतलब ये है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। कैसे रीड करेंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तो दोस्तों अगर कभी भी आपको इस तरीके से दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी के साथ रिलेशन में है, यानी कि ए इज रिलेटेड टू बी। अगर इसको क्रॉस कर रखा होगा तो इसका मतलब है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। और दोस्तों कभी भी अगर हमारे पास एक रिलेशन दे रखा हो इस तरीके से, ए कॉमा बी सच दैट, दोस्तों आपको कभी भी ये दो डॉट्स दिखाई दें तो इनको हम पढ़ते हैं सच दैट। सच दैट, ये दो डॉट दिखाई दें, या फिर कभी भी एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे तो इन दोनों का मतलब ही दोस्तों सच दैट होता है। यहाँ तो आपको दो डॉट दिखाई देंगे, यहाँ पर एक सिंगल वर्टिकल लाइन दिखाई देगी दोस्तों, इसका मतलब होता है सच दैट। तो इसका यहाँ पे क्या, इसका जो लिखा हुआ है इसका मतलब है ए कॉमा बी सच दैट, यानी कि ए और बी की वैल्यू इस प्रकार है। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि यहाँ पे हमने उस कंडीशन को शो कर दिया जो ए और बी को रिलेशन में बनाएगी, यानी कि यहाँ पे हमने उसका रिलेशन डिफाइन कर दिया। उसके बाद अब ए कहाँ से लेना है, बी कहाँ से लेना है, वो हम यहाँ पे शो करेंगे। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। दोस्तों ये जो रिप्रेजेंटेशन है यही है मेन, जो इस एक्सरसाइज में बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए दो सेट ले रहा हूँ दोस्तों। सपोज करो दोस्तों हमारे पास एक सेट दे दिया 4, 5, 6, एक दूसरा सेट दे दिया दोस्तों 1, 2। तो दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि यहाँ अगर मैं इस रिलेशन के एलिमेंट्स को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, इस रिलेशन के हिसाब से कि ए और बी की वैल्यू इस प्रकार हैं कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और जो ए बिलोंग्स टू ए है दोस्तों, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ए बिलोंग्स टू ए, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू। यानी कि अगर इसको रीड करना हो तो कैसे बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये है जो ए की वैल्यू है ना वो हमें सेट ए में से लेनी है। अगर ऐसे लिखा हो b बिलोंग्स टू b, इसका मतलब है जो b की वैल्यू वो सेट b में से लेनी है। तो दोस्तों
ए की वैल्यू, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए की वैल्यू तो लेनी है मुझे सेट ए में से, और बी बिलोंग्स टू बी का मतलब है बी की वैल्यू मुझे सेट बी में से लेनी है। और हमें इस तरीके से लेनी है कि जो ए की वैल्यू है वो हमेशा बी से बड़ी हो। जैसे कि मैं कह दूं, अगर मैंने यहां से ए की वैल्यू ले ली 4, तो आप देखो, अगर मैंने यहां से, देखो मैंने बोला था ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए की वैल्यू यहां से लेनी है, तो मैंने इस ए की वैल्यू यहां से कोई वैल्यू ले ली, 4 ले ली। अब आपको देखना है जो बी की वैल्यू है मुझे यहां से लेनी है, इस तरीके से लेनी है कि ये वैल्यू इससे बड़ी हो। तो बताना, आप देख सकते हो कि 4 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो आप यहाँ पे 4,1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये मैंने आपको बताया था a, b सच दैट, यानी कि a, b, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1, इसका मतलब 4 ग्रेटर है 1 से, a इज ग्रेटर देन b, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और हमने a की वैल्यू ले ली सेट a में से और b की वैल्यू ले ली सेट b में से। इसी टाइप से अगर आप दोबारा से, अगर मैं आप 4 के साथ, अच्छा 4 हमारा 1 से भी ग्रेटर है और 4 हमारा 2 से भी ग्रेटर है, तो इसलिए हमारा 4,2 भी बन सकता है पेयर। क्यों? मैंने बताया था आपको, इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन कब? जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, हमारी कंडीशन भी पास होनी चाहिए। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं यहां से 5 ले लेता हूं, तो 5 के साथ किसका पेयर बन सकता है? 5,1। क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है 1 से। ऐसे ही अगर मैं 5,2 लेना चाहूं तो ये भी बन सकता है, क्योंकि 5 बड़ा है 2 से। इसी प्रकार से आप 6,1 भी ले सकते हो और 6,2। दोस्तों, ये जो 3 स्टेप हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को समझने के लिए। मैं आपको इसको एक बार और सिखाना चाहूँगा। दोस्तों, अगर हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, और हमारा जो रिलेशन है वो इस तरीके से डिफाइंड किया हुआ है, और मुझे इस रिलेशन को इस फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिखना हो। मैंने आपको बताया था रोस्टर फॉर्म क्या होती है दोस्तों, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को या ऑर्डर्ड पेयर को शो करते हैं, वो तो होती है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है दोस्तों? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। और दोस्तों, अगर हम ये यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर हमने ऑर्डर्ड पेयर को शो ना करके, एलिमेंट को ना दिखा करके हमने उसकी प्रॉपर्टी को शो कर दिया, तो ये हमारी कौन सी रिप्रेजेंटेशन हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें 2 सेट दे रखे हैं और एक रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है। दोस्तों, इस रिलेशन को कैसे पढ़ते हैं कि R इज ए रिलेशन इन विच A, B, जिसके अंदर जो A, B है वो इस प्रकार है, सच दैट का मतलब इस प्रकार कि जो A की वैल्यू है वो B की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी कंडीशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी कंडीशन होगी, इसका मतलब है A हमारी B से बड़ा होना चाहिए, और जो A है, A की वैल्यू हमें सेट A में से लेनी है, यहाँ से लेनी है A की वैल्यू, और B बिलोंग्स टू B, B की वैल्यू मुझे यहाँ से लेनी है। तो R इज रिलेशन इन विच A, B सच दैट A इज ग्रेटर देन B, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। दोस्तों, अब इन दोनों सेट को मिलाकर हमें एक रिलेशन बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप यहां देख सकते हो A की वैल्यू B की वैल्यू से बड़ी है, तो यहां से मुझे वो वैल्यूज लेनी है जो इन वैल्यूज से बड़ी हों। जैसे अगर मैं 4 ले लेता हूं, तो 4 1 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो 4,1 आ जाएगा। 4 2 से भी बड़ा है तो 4,2 भी आ जाएगा। सिमिलरली 5,1 5 2 6,1 6,2। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित हों। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हमारा पहला वीडियो है और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके।
तो दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही एक MCQ टाइप का क्वेश्चन बनता है रिलेशन के बेस पे, वो बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि हमें दो सेट दे रखे होंगे, ए और बी दो सेट दे रखे होंगे, और हमसे पूछा जाएगा इन दोनों सेटों को मिलाकर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि दो सेट दे रखे होंगे, उनसे उनके एलिमेंट्स को यूज करके हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं। यानी कि हमारी जो हेडिंग है दोस्तों वो क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस। दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही जेई नीट में, या फिर सॉरी नीट में तो नहीं, जेई में या फिर और भी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है MCQ टाइप का। वो क्या है कि सपोज करो दोस्तों हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3। एक दूसरा सेट है दोस्तों 4 6, और हमसे ये बोला गया है कि इन दोनों सेट्स को मिलाकर मैक्सिमम कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा है। अगर सपोज करो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास एक m एलिमेंट दे रखे हों, मेरे कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। सपोज करो यहाँ पे तो 3 दे रखे हैं, लेकिन 3 ना दे के अगर हमें m दे देता, इसी टाइप से इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैंने आपको बताया था कार्डिनल नंबर बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। किसी भी सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है दोस्तों, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दे रखे होते हैं उन्हीं की काउंटिंग को बोलते हैं। अगर इसके अंदर कितने एलिमेंट 2 हैं तो इसका कार्डिनल नंबर 2 हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे n दे रखा हो, सपोज करो इसके अंदर m एलिमेंट है, इसके अंदर n एलिमेंट है, तो एक फॉर्मूला है दोस्तों बहुत ही सिंपल सा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। A to B कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है 2 की पावर m इंटू n। यानी कि 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर, इधर कितने एलिमेंट है 3 तो 3, इधर कितने एलिमेंट है 2 तो 2, यानी कि 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 कितना होता है दोस्तों, 64 रिलेशंस। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया है कि आपको जब भी दो सेट दे रखे हों तो उनसे मैक्सिमम कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ 2 की पावर में m इंटू एन। m क्या होता है, सेट A के कितने एलिमेंट हैं, n क्या होता है, सेट B के कितने एलिमेंट हैं। तो 2 की पावर m इंटू एन की इसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वही हमारे रिलेशंस होते हैं। मैक्सिमम इतने रिलेशंस बन सकते हैं। कहने का मतलब इन दोनों से जितने भी रिलेशंस बनेंगे वो मैक्सिमम 64 बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। तो दोस्तों आपको सिर्फ यही वाला फॉर्मूला लर्न करना है, 2 की पावर m इंटू एन। ये हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट हो गया। तो चलिए दोस्तों आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं अब आपको इनवर्स ऑफ ए रिलेशन की एक रिलेशन दे रखा है आपको, उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूं। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। दोस्तों मैंने आपको रिलेशन निकालना तो आपको सिखाई दिया है, अब सीखते हैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। दोस्तों सपोज करो हमारे पास दो सेट दे रखे हैं 1, 2, एक सेट दे दिया 4, 5, और हमारे पास एक रिलेशन दे दे दोस्तों इन दोनों को मिलाकर। मैंने बताया था आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, A, B 1, 2, 4, 5। 1 का रिलेशन 4 के साथ, 5 के साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो दोस्तों सपोज करो हमारे पास एक रिलेशन आ गया है 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो
कि ये हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, ये इन दोनों सेट से मिलकर बना है रिलेशन। और अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये हमारा ए क्रॉस बी के भी इक्वल है, क्योंकि जिनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर हैं। तो दोस्तों एक ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट हो, उसके बिल्कुल इक्वल हो, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर मैच करते हों, तो उस रिलेशन को दोस्तों हम यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। वैसे जब टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे दोस्तों वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसको और अच्छे से कि एक यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। बाकी आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि अगर किसी रिलेशन के अंदर ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर हों, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालते तब भी यही आता और हमारा रिलेशन भी यही दे रखा है, तो इस रिलेशन को ही हम यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, हमें निकालना था इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। दोस्तों इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो इनवर्स निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये हमारी इमेज होती है और ये हमारी प्री इमेज होती है, इमेज प्री इमेज। तो दोस्तों इनवर्स निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको इंटरचेंज कर दीजिए, इमेज बन जाएगी हमारी प्री इमेज और प्री इमेज बन जाएगी हमारी इमेज, जैसे कि 4,1। सिमिलरली इसको भी रिवर्स कर दीजिए, 5,1 4,2 5,2। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल था। इनवर्स कैसे निकालते हैं, बस इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। जो हमारी x की वैल्यू, जो हमारी पहली वैल्यू होती है दोस्तों वो हमारी x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू, x की वैल्यू y की जगह पे आ जाती है और y की वैल्यू x की जगह पे। 1,4 की जगह क्या आ जाएगा 4,1, 1,5 की जगह 5,1, 2,4 की जगह 4,2 और 2,5 बन जाएगा 5,2। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक इनवर्स भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, 3 टर्म्स है, मैं उनको एक साथ बताऊंगा दोस्तों आपको। इसको रफ कर देते हैं दोस्तों, उसको आगे उसको अलग से ही समझते हैं। आपने कई बार नाम सुने होंगे, 11th क्लास में बहुत बार आता है ये, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। बहुत से बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ये अगर इसको बहुत ही सिंपल वे में समझा जाए तो ये ईजी है। तो दोस्तों हमारी हेडिंग है अब डोमेन, कोडोमेन्स एंड रेंज। इन 3 टर्म्स को हम एक एक करके समझेंगे दोस्तों। इसके लिए मुझे पहले एक रिलेशन अवेलेबल होना चाहिए, तो दोस्तों एक रिलेशन निकालते हैं पहले, सबसे पहले। तो दोस्तों सपोज करो हमारे पास एक सेट दे दिया 4, 5, 6, एक सेट बी दे दिया 1,2। दोस्तों हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन किस तरीके से है, इसके अंदर दोस्तों एक एलिमेंट और ले लेते हैं 1, 2, 7। हमें रिलेशन दे रखा है दोस्तों a, b सच दैट a इज ग्रेटर देन b। मैं वही वाला रिलेशन ले रहा हूँ ताकि सिर्फ समझाने के लिए आपको, ताकि आपको इजी वे में और ढंग से समझ में आ सके। a, b सच दैट a ग्रेटर देन b, a इस बार a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। सिंपल रखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों अगर मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ इसका मतलब है a, b इस प्रकार है कि a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू सेट a में से लेनी है, यानी कि यहाँ से लेनी है, और b की वैल्यू सेट b में से। a बिलोंग्स टू a का मतलब है a की वैल्यू यहाँ से लेनी है, तो मैंने a की वैल्यू ली 4। तो दोस्तों अब मुझे b की वैल्यू यहाँ से लेनी है, यहाँ से मुझे वो वैल्यू लेनी है जो इससे लेस हो, इससे कम हो, या फिर जो ये बड़ा हो जिससे। तो दोस्तों 4, 1 यानी कि 4,1 ये हो सकता है यस, क्योंकि 4 बड़ा है 1 से। अगर मैं इसकी जगह 4 रख दूँ, इसकी जगह 1, तो 4 ग्रेटर है 1 से, बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब ये हमारा 4,1 का पेयर बन जाएगा। ऐसे अगर 4,2 लेना चाहें तो 4,2 भी बन जाएगा। ऐसे अगर हम 5, अच्छा दोस्तों क्या 4,7 बन सकता है? एक बार यहाँ पे नोट करने वाली बात है, क्या अगर मैं यहाँ से 4 ले लूँ और यहाँ से 7 ले लूँ, 4 और 7 और ये वाली कंडीशन लगाते हैं ग्रेटर का, तो क्या आप जानते हैं क्या 4 7 से ग्रेटर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो फॉल्स है। यानी कि 4 का और 7 का पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब है 4 का 1 के साथ और 2 के साथ बनेगा। ऐसे ही सिमिलरली 5 का 1 के साथ बन सकता है,
5 का 2 के साथ बन सकता है। क्या 5 के साथ 7 का बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7। ऐसे ही 6 का बनेगा 1 के साथ, 6 का बनेगा 2 के साथ। 6 का 7 साथ नहीं बन सकता, क्योंकि 6 लेस है 7 से। तो दोस्तों यही हमारा एक रिलेशन निकल के आ जाता है जो इन दोनों सेट से और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके बनाया गया है। दोस्तों अब मुझे इस सेट में 3 चीज़ों को फाइंड आउट करना है, डोमेन्स, कोडोमेन, रेंज। दोस्तों अगर मैं इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट? मैंने आपको बताया था, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के अंदर सारे एलिमेंट्स लिख दो, सेट बी के अंदर लिख दो 1 2 7। और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग करना है हमें, इनको ज्वाइन करना है। 4 का रिलेशन 1 के साथ, 4 का रिलेशन 1 के साथ, 4 का रिलेशन 2 के साथ, ऐसे ही 5 का रिलेशन 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ। तो दोस्तों हमने ये रिलेशन इस तरीके से बनाया है, इसको देखकर हमने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर अब क्या देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डोमेन्स क्या होती हैं। डोमेन दोस्तों बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इमेज बोलते हैं। और इन इमेज की इधर जो बनती है इमेज उसको बोलते हैं दोस्तों प्री इमेज। प्री इमेज। दोस्तों अब हम पता करते हैं डोमेन क्या होती है। दोस्तों सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स जिनका पेयर बन रहा है, इधर सेट ए के सारे एलिमेंट जिनका इधर ऑर्डर पेयर बन रहा है, उन सारे के सारे एलिमेंट को या उन एलिमेंट का जो एक सेट बन के आता है उसी सेट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन्स बोलते हैं। यानी कि 4 का बन रहा है इसके साथ, 5 का बन रहा है, 6 का बन रहा है, यहाँ पे कोई खाली नहीं बचा हुआ है। अगर सपोज करो यहाँ पे अगर हमारा एक सेट होता 8, तो दोस्तों इसका किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है तो हमारा डोमेन के अंदर ये 8 नहीं काउंट होता। सेट ए के अंदर ये था यहाँ पे हो, लेकिन अगर इसका कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो ये हमारा डोमेन के अंदर नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं था तो हमने इसको नहीं लिखा है। तो दोस्तों डोमेन के अंदर क्या आ जाएगा? 4 5 और 6। या आप इस रिलेशन को देखकर भी इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। जो इन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है ना, सबसे पहला जो एलिमेंट है, जैसे इधर 4 है, इधर 4 है, 5 है, 5 है, 6, यानी कि किसी भी रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट, इन्हीं को हम डोमेन कह देते हैं। डोमेन यानी कि इनसे मिलकर जो सेट बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? डोमेन। ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी अगर हमें सिर्फ रिलेशन में से फाइंड आउट करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि इन ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उसका एक सेट बनता है, उसी सेट को हम डोमेन कह देते हैं। यानी कि अगर मैं डोमेन की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो ये क्या है? ये एक सेट है, सेट, ए सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, क्योंकि ये मैंने बताया वो फर्स्ट पहले एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, ए सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी कि एक सेट होता है, पहले जितने भी हमारे पहले एलिमेंट दे रखे हैं इन सब का एक सेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डोमेन बोलते हैं। तो आई होप आपको डोमेन समझ में आ गया होगा दोस्तों। जो भी रिलेशन लिखा होगा उसके अगर पहले एलिमेंट को ले लें और उनका एक सेट बना दें तो उसी को दोस्तों हम क्या बोल देते हैं? डोमेन। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कोडोमेन। दोस्तों कोडोमेन के अंदर बहुत ही सिंपल है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि चाहे किसी का रिलेशन बन रहा है और चाहे नहीं बन रहा, लेकिन सारे के सारे जो कंप्लीट सेट होगा ना हमारा बी, इसी पूरे सेट को हम दोस्तों कोडोमेन कह देते हैं। कोडोमेन्स। तो सिंपल दोस्तों, जो भी हमारा बी सेट होगा, जैसे हमारा रिलेशन ए टू बी है, हमारा जो रिलेशन है ए टू बी है, तो बी का कंप्लीट जो सेट है इसी को हम दोस्तों कोडोमेन कह देते हैं। कहने का मतलब कोडोमेन हमारा क्या आ जाएगा? 1 2 7। अगर मैं इसकी भी दोस्तों एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहूँ कि कोडोमेन क्या होता है,
द होल सेट, द कंप्लीट बी सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। यानी कि जो भी हमारा रिलेशन है ए टू बी है, तो हमारा जो बी सेट है ना वो कंप्लीट पूरा का पूरा हमारा कोडोमेन के अंदर आता है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट कोडोमेन हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर भी सारे के सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन जिनका सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, डोमेन। जिसका कोई पेयर नहीं बनेगा वो हमारे डोमेन के अंदर नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है रेंज। रेंज में बहुत ही सिंपल दोस्तों, रेंज का मतलब क्या है दोस्तों, जो ये जो रिलेशन दे रखा है दोस्तों, इसके जो सेकंड वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हम रेंज कह देते हैं। सिर्फ सेकंड वाले लेंगे। अच्छा, ये सेकंड वाले तो इसी के बी के ही एलिमेंट हैं। तो कोडोमेन में और रेंज में क्या डिफरेंस है दोस्तों, डिफरेंस ये है, कोडोमेन के अंदर तो सारे के सारे एलिमेंट काउंट होते हैं, चाहे उनका रिलेशन बने या ना बने, लेकिन रेंज के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट काउंट होंगे जिनका कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है। यानी कि जैसे 7 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो 7 को हम रेंज के अंदर नहीं लिखेंगे, कोडोमेन के अंदर लिखेंगे, क्योंकि कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट होता है, और रेंज हमारा क्या होता है, सिर्फ वो एलिमेंट्स जिनका कोई रिलेशन बन रहा हो। तो दोस्तों इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका जो सेकंड वाले एलिमेंट है, जैसे इधर 1 है इधर 2 है, तो 1, 2, इधर भी 1 2 है 1 2 है, तो यही हमारा क्या हो जाए दोस्तों, रेंज हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ दोस्तों, तो जो हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, इनका जो सेकंड वाला एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये सेकंड वाला, ये इसी को दोस्तों हम रेंज के अंदर काउंट करते हैं, रेंज के अंदर। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों, एक सेट होता है, ए सेट ऑफ ऑल सेकंड नंबर्स, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी कि दोस्तों जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनके जो दूसरे एलिमेंट है ना, सिर्फ उन्हीं को हम केवल रेंज के अंदर काउंट करेंगे। कोडोमेन के अंदर तो सेट आएगा पूरा कंप्लीट, लेकिन अगर रेंज की बात आए तो इनमें से केवल वो आएंगे जिनका इधर की तरफ कोई ना कोई प्री इमेज बन रही होगी। जैसे 1 की प्री इमेज क्या है, 4 है, 2 की प्री इमेज क्या है, 5 है, 1 की 5 भी है, 1 की 6 भी है, लेकिन 7 की कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये है, ये हमारा कोडोमेन के अंदर तो आएगा लेकिन रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं, ए और बी। हमारे पास एक रिलेशन सेट डिफाइन कर रखा था, हमने उस रिलेशन से ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद डोमेन क्या होता है दोस्तों, ये जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है, इनका जो जितने भी पहले एलिमेंट हैं, पहले जो लिखा हुआ है ना, जो एक्स की वैल्यू होती है, जैसे मैंने लिख दिया x, y 5, 6, ये जो पहला एलिमेंट होता है ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू। तो इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका एक जो सेट बनेगा उसी को डोमेन बोलते हैं। अच्छा, कोडोमेन जो हमारा सेट बी है ना, ये कंप्लीट सेट को ही हम कोडोमेन बोल देते हैं। फिर रेंज के अंदर क्या आएगा दोस्तों, हाँ सेट बी के ही कुछ एलिमेंट आएंगे, लेकिन जिनका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, जिनकी कोई प्री इमेज बनेगी, या फिर सिंपल भाषा में बोल दें, जो हमारा रिलेशन बना है ना, उस रिलेशन के जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं उन्हीं का एक सेट बनता है और उसको बोलते हैं दोस्तों एक रेंज। तो दोस्तों रेंज क्या होता है, सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है और आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले